ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, लेकिन ये खबर ना तो ईरान से जुड़ी हुई है ना इजराइल से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लाशों का अंबार लग गया है। कौन सा ये देश? सीरिया से खबर आ रही है, जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं और वहां पर 1000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। सड़क पर उनके शव बिखरे हुए हैं। कहां से ये क्यों खबर आ रही है और ये सब क्यों हो रहा है, लाशों का अंबार सड़क पर क्यों फैला हुआ है, इसी को समझने के लिए मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और समझते हैं। आनंद, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, जो अभी सीरिया में तख्तापलट हुई थी उसके बाद से अब जो खबर आ रही है, ये जो विद्रोही नेता थे अबू मोहम्मद अल जुलानी, उनके जो लड़ाके हैं, यानी कि एसटीएस के जो लड़ाके हैं, वो बशर अल असद जो पहले राष्ट्रपति थे, जो देश छोड़ कर के भाग गए, रूस में शरण लिए हुए हैं, उनके लोगों पर एसटीएस के लड़ाकों ने हमला किया है। करीब 1000 लोगों की मौत हुई है और सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं, लोग बिलख रहे हैं। और लेकिन जो बशर अल असद के लोग हैं, यानी कि अलावी संप्रदाय के लोग जो हैं, वो अभी भी लड़ाकों से लड़ रहे हैं सीरिया के सड़कों पर। और इसमें बहुत ज़्यादा ही खून खराबा होने की वजह से खबरों को छिपाया भी जा रहा था, दबाया भी जा रहा था एसटीएफ के लड़ाकों के द्वारा। और एसटीएफ के लड़ाकों ने इस खबर को दबाने के लिए क्या किए हैं कि जितनी लोगों की भी जान गई है, उनको दफनाया जा रहा है तत्काल प्रभाव से। तो खबरें लेकिन जो आ रही हैं, वो करीब 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई हैं। बिल्कुल ब्रूटली वहाँ से जो खबर आ रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं अंजाम दी गई हैं, उनको निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया है, ऐसी खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस ग्रुप जो है, जिसके मुखिया है जुलानी, उनका पुराना पास्ट जो है, हालांकि उन्होंने अपना नाम बदल लिया है, जुलानी से उन्होंने अपना नाम बदल लिया और अहमद अल शारा के नाम से अब वो जाने जाते हैं। लेकिन इसके पीछे उनका इतिहास और भी दिलचस्प रहा है। क्या दिलचस्प रहा है और इतिहास में क्या है उनके, ये समझते हैं आनंद से। बिल्कुल, बशर अल असद जब सत्ता में थे, तभी से ये विद्रोही जो नेता थे अल जुलानी, ये काफ़ी एक्टिव मामले में थे। पहले इनकी जो छवि थी वो आतंकवादी छवि थी, मतलब सीरिया में भी आतंकवादी छवि थी, क्योंकि ये पहले अलकायदा से जुड़े हुए, ऐसा कहा जाता है, खबरें ऐसी हैं कि अलकायदा से ये पहले जुड़े हुए थे, प्रेरित थे, हाँ ट्रेनिंग भी थे, प्रेरित भी उन्हीं से हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये सीरिया जब आए, तो सीरिया में आए तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो राजनेता के तौर पर उभरे हैं। यानी जो आम जनता है उनसे जुड़ने लगे, बिना हथियार के सड़कों पर चलने लगे, तो लोगों में विश्वास अपने को जताएं और जनता के सामने। और बशर अल असद जो थे, वो उनके पिताजी भी जो थे, करीब 53 साल की जो सत्ता थी, लेकिन उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा, रूस में शरण लेना पड़ा। और ये जो विद्रोही नेता थे, इनकी सत्ता कायम होती है। हालांकि अभी मतलब कि एक तरीके से क्या होता है, अप्रूव्ड नहीं है, मतलब वो एक तरीके से अवैध तरीके से सरकार चला रहे हैं, उस पर कुछ किसी राष्ट्रीय देशों का या फिर लेकिन इसमें पड़ोस से जो टर्की जो है, वहाँ से भी खबर आ रही कि वहाँ से भी सहयोग किया गया इनको। बिल्कुल, तुर्की तो पूरा सहयोग कर रहा था। और सीरिया जो है ना, वो इजराइल के लिए बहुत ही घातक था, इसलिए। और ऐसा कहा भी जाता है कि लेबनान से सटा हुआ, और ऐसा कहा भी जाता है कि सीरिया इजराइल जो है, ये जो बशर अल असद का सरकार गिरी या फिर बगावतें हुई देश में, तो वो कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ था। दरअसल ईरान के पूरा सपोर्ट करते थे बशर अल असद, और ईरान के सपोर्ट इसलिए करते थे क्योंकि जो भी हथियार हिजबुल्लाह और हमास के पास सप्लाई किए जाते हैं, वो सीरिया के ही थ्रू जाते थे, मतलब सीरिया के रास्ते ही होते हिजबुल्लाह और हमास को दिए जाते थे हथियार। तो इजराइल इसको लेकर के बहुत एक्टिव था कि ये जो बशर और असद हैं, ये मतलब एक तरीके से इजराइल के लिए घातक हैं। तो ये जब सरकार जब बदली, यानी कि उनको जब देश छोड़ करके भागना पड़ा, तो इजराइल में इसको लेकर के बहुत जश्न मनाई गई। लेकिन ये जो खबर है ना, अभी लताकिया और तारतूस
में ये जो घटनाएं हुई हैं, करीब 1000 लोगों की जो मौत हुई है, ये बहुत खूबसूरत सिटी है लताकिया और समंदर के किनारे तारतूस। लगता है, हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। एक चीज़ और है कि बशर अल असद जो हैं जिस समुदाय से आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया में वो समुदाय जो है उसकी आबादी बेहद कम है, यानी कि अगर 100% में से देखा जाए तो 10% के आसपास अलावी समुदाय के लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद अलावी समुदाय के एक व्यक्ति ने शासन किया और लोगों को ये लगता था कि बाकी लोग जो हैं वो दबे कुचलें, क्योंकि अलावी समुदाय के लोग ही बड़े प्रशासनिक पदों पर भी काबिज रहे। लेकिन जब बशर अल असद वहाँ से हटे तो उसके बाद अलावी समुदाय के ये जो इनके कमांडर्स हैं, बशर अल असद के कमांडर्स जो हैं, इन्होंने जिसको कहते हैं ना कि लड़ाके ग्रुप, इन्होंने ग्रुप फॉर्मेशन कर लिया और ग्रुप फॉर्मेशन करने के बाद हमले करने शुरू कर दिया। और इसके बाद हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस, जिसको हालांकि ऐसे तो डिसॉल्व कर दिया गया एचटीएस को सरकार के रूप में, लेकिन उसके बावजूद लड़ाके उतर आए मैदान में, सेना नहीं है, लड़ाके उतर आए हैं और अलावी समुदाय के लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं। क्रिश्चियन के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं। एक तरीके से जो बशर अल असद की जो समुदाय है ना, उनको एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है एसटीएफ के लड़ाकों के द्वारा। और जितने भी एसटीएस, तो वो जितने भी लोग मारे जा रहे हैं या फिर जितने भी, उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद संख्या जो है वो अलावी समुदाय के ही लोगों का है। और रह गई बात ये एसटीएस के लड़ाकों का, तो अभी सत्ता में तो एक तरीके से यही है, जुलानी ही है। तो कहीं ना कहीं जुलानी का ही ऐसा माना जा रहा है कि जुलानी का ही आदेश है एक तरीके से, इस तरीके से कि हमले किया जाए और ख़त्म कर दिया जाए समुदाय को, पूरे समुदाय को ये ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ ईरान के लिए बड़ा मायने रखता है सीरिया, रशिया के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो रशिया ने वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट कर के रखा है, हालांकि अभी भी है वहाँ पर, और उसके हथियार और तमाम विमान जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में टैक्टिकल रूप से जो बहुत है सीरिया बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में सीरिया में अस्थिरता होना, ये आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा, इसमें रशिया इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि इसका तो वहाँ पर साजो सामान पड़ा हुआ है, बिल्कुल, हाँ। और ईरान भी इसमें इन्वॉल्व होगा और इजराइल भी होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो वो इजराइल है, क्योंकि इसमें लेबनान जो जुड़ा हुआ है हिजबुल्ला, उसमें हिजबुल्ला से भी सीज़ फायर है, हमास से सीज़ फायर है। लेकिन अब ये जो घटनाएं क्रम हो रही हैं, एक तरीके से इजराइल इसमें, क्योंकि अलावी समुदाय ही मारे जा रहे हैं, तो एक तरीके से इसमें इजराइल का फ़ायदा है। लेकिन अगर इसमें अमेरिका आता है तो कहीं ना कहीं इजराइल को इसमें घातक होगा, क्योंकि अमेरिका अपने हिसाब से सीरिया को पहले भी चला चुका है। जब युद्ध हो रहे थे तो पूरी तरीके से अमेरिकी फ़ौज सीरिया के ही धरती पर लड़ रहे थे, सीरिया के लिए ही लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो अभी घटनाक्रम हो रही है या फिर जो मामला चल रहा है, लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, उसमें अब संख्या जो बढ़ने वाली है, हो सकता है कि 10,000 भी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जो समुदायों को टारगेट किया जा रहा है उसमें जो समुदाय के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो लोग भी, लेकिन जो भी उनके पास जो भी हथियार है, लाठी डंडे जो भी है, वो उनसे अभी भी लड़ रहे हैं। यानी मतलब एक प्रकार से ये गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बशर अल असद के जो कमांडर्स हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब उनको सपोर्ट जो कहा जा रहा है, क्योंकि रूस ने कहीं ना कहीं शरण तो दे रखी है, तो माना यह जा रहा है कि रूस और ईरान वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर तौर पर आर्थिक रूप से, हथियार के रूप से और स्ट्रैटेजिकली रूप से वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। एसटीएस भी जो है उसके लड़ाके भी मैदान में उतरे हुए हैं। हमको याद है कि अल जुलानी ने जब तख्ता पलट किया था तो सीधे वो तुर्की भाग गए थे, बिल्कुल, और वहाँ पर उनकी सबसे पहले मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ इजराइल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इजराइल ने उस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया जहाँ पर झील है, बहुत खूबसूरत, और वो इजराइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र कहलाता है, और उसने कब्जे भी किए थे जब ये सब मामले चल रहे थे। मैं तारीख बता देना चाहता हूँ कि 8 दिसंबर 2024 की ये घटना है जिस पर आप बात कर रहे हैं। और ये लताकिया में ही हमला क्यों कर रहे हैं लड़ाके, एसटीएफ ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है। लताकिया या टाटस जो है तारतूस, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अलावी समुदाय जो हैं बहुत मजबूत गढ़ है एक तरीके से।
तो इसलिए सीरिया के पूरे इलाकों में हमला नहीं हो रहा है, सिर्फ ये 2 शहर में हमले हो रहे हैं, क्योंकि ये जो गढ़ माना जाता था ये असद के गढ़ माने जाते थे। यहाँ पर अलावी समुदाय बहुत ज़्यादा संख्या में है, मतलब जड़ से खत्म करने के लिए ये हमला, नरसंहार इसे कहा हाँ, जाए। एक तरीके से कहा जा सकता है। और ये जो एसटीएफ के लड़ाके हैं पूरे एकदम हथियार के साथ जा रहे हैं, और एक तरीके से जो हमला है ये निर्दोषों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। कई लोग निर्दोष हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग निर्दोष हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि बशर अल असद के जो कमांडर्स हैं उन्होंने भी हथियार उठा रखा है, और वो बार बार जिसे कहते हैं गृह युद्ध, और बार बार हमले करके और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके जवाब में एसटीएस ने कत्लेआम यहाँ पर मचा दिया। और लड़ाके अगर उतरते हैं, आतंकवादी रूप से वो काम करते हैं, लड़ाके उतरते हैं, तो वो किसी के ऊपर भी रहम नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता ही रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग मारे गए हैं उनको वहीं पर ताकि आंकड़े सामने ना आ सकें, इसके लिए दफनाया जा रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, उनके साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि क्या यूएन ने इसको संज्ञान में लिया है? अभी कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल संज्ञान लेगा, क्योंकि सीरिया एक ऐसा रेड इलाका है। रेड इलाका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल और रूस यूक्रेन के पहले से ही युद्ध वहाँ पर हो रहे थे। ये तो युद्ध अब न ख़त्म हुआ है, लेकिन ये पहले से ही वहाँ पर रेड इलाका माना जाता है सीरिया को, क्योंकि अमेरिका, ईरान सभी वहाँ पर हमले कर चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए। और कुल मिलाकर सीरिया में जो कुछ चल रहा है इसका अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। धन्यवाद।